नमस्ते मेरे प्यारे मेधावी आत्मविश्वासी बच्चों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे लगातार मुझे ईमेल मिल रहे हैं और आप सब निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और अपनी-अपनी समस्याएं भी मुझे लिखकर भेज रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने तुमको अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन के बीच अंतर बताया था। आज मैं आपको निबंध लेखन और लेख लेखन आपस में किस तरह से अलग है, क्या उनका प्रारूप है, विषय वस्तु को किस तरह हमें योजना बनानी है, उसे व्यवस्थित करना है और लिखना है, उस बारे में बताऊंगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। लेख लेखन और निबंध लेखन के बीच अंतर। कई बच्चों ने मुझे लिखा था कि अभी तक तो हमने कभी ऐसा फर्क महसूस नहीं किया और ना ही कभी हमने लिखने में अंतर रखा। लेकिन नहीं, लेख और निबंध दो अलग-अलग विधाएं हैं और दोनों के प्रारूप में भी अंतर है। आइए आज मैं आपको बारीकी से ये बात समझाती हूँ कि लेख लेखन और निबंध लेखन में हमें क्या-क्या अंतर रखना चाहिए। ये देखिए, मैंने लेख लेखन और निबंध लेखन के बीच अंतर बताने के लिए दोनों के संदर्भ में बिंदुओं को साथ-साथ लिखकर दिखाया है। आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएँगे। बस बच्चों, आप ज़रा ध्यान से इसे पढ़िएगा। मैं आपको समझा रही हूँ। निबंध और लेख 2 शब्द हैं जो अक्सर समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, जबकि दोनों शब्दों और उनके लेखन प्रारूप के बीच अंतर है। अब अंतर क्या है? पहला, कि लेख एक लिखित रचना है जिसे समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है, जबकि निबंध के बारे में हम बात करें तो निबंध एक साहित्यिक रचना है जिसका अर्थ किसी विशेष मुद्दे या विषय का विश्लेषण और चर्चा करना होता है। दूसरा अंतर, लेख किसी सूचना या विषय की एक वर्णनात्मक और व्यवस्थित लिखित सामग्री है, जबकि निबंध हम किसी घटना पर, किसी ऐतिहासिक घटना पर या किसी विषय पर लिखते हैं तो उसका चरणबद्ध और व्यवस्थित रूप निबंध कहलाता है। लेख एक स्वतंत्र लेखन है। लेख में लेखक के व्यक्तिगत विचार, मान्यताओं, अनुभव, उदाहरणों का लेखा जोखा होता है। लेख में प्रस्तावना, विषय विस्तार, इस उपसंहार, इस तरह के भाग बिल्कुल नहीं होते, जबकि निबंध के प्रारूप में ये प्रारूप की ही अनिवार्य शर्त है कि हमारे पास प्रस्तावना, विषय वस्तु का विस्तार, उसमें हम दोनों पक्ष, लाभ हानि और अंत में उपसंहार लिखते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो लेख और निबंध के प्रारूप में अंतर है। अगला देखिए, लेख में लेखक तथ्यों का विश्लेषण कर अपना मत प्रतिपादित करता है, यानी लेखक के अपने विचार लेख में शामिल होते हैं, जबकि निबंध में तथ्यों का समावेश और पूर्व घटनाओं का विवरण शामिल होता है। लेख में निष्कर्ष अनिवार्यतः नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जब भी हम लेख लिखते हैं या कोई लेखक लेख लिख रहा है तो अनिवार्य रूप से वो एक निष्कर्ष दे, ऐसा नहीं होता। जबकि वो अंत में सुझाव दे सकता है, कुछ उपाय सुझा सकता है, अपनी राय रख सकता है। जबकि निबंध में आप देखें तो उपसंहार हमें अनिवार्य रूप से लिखना होता है, यानी कि निबंध अपने समापन पर एक निष्कर्ष देता है। लेख एक पेशे से जुड़ा हुआ लेखन है। ये देखिए, बहुत बारीकी से अगर आप अंतर देखेंगे तो आप पाएंगे कि लेख पेशे से जुड़ा लेखन है, जैसे लेखक होता है, पत्रकार होता है, ब्लॉगर होता है। जबकि निबंध हमारी स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होता है। लेख प्रायः समकालीन विषयों पर लिखे जाते हैं, तथ्यों का विश्लेषण करते हुए विचारपूर्ण या फिर समस्या प्रधान लेख, जैसे बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या आदि।
निबंध में काल का खास महत्व नहीं होता, क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि आप कक्षा 5वीं में भी आपने पढ़ा था परोपकार का महत्व, समय का महत्व, अनुशासन, है ना? इस तरह के विषय आप हमेशा से पढ़ते और देखते आ रहे हैं। इसलिए लेख में निबंध के संदर्भ में काल का महत्व नहीं होता, और कभी-कभी निबंध अमूर्त विषयों पर भी होते हैं। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में जरूर इस तरह के विषयों पर निबंध लिखा होगा। ऐसे विषयों में कल्पना का बाहुल्य होता है। ये तो हुए लेख और निबंध के बीच में कुछ मोटे-मोटे अंतर। अब आप समझ रहे होंगे कि लेख और निबंध कैसे अलग-अलग है। आइए मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ, और उस उदाहरण से पहले मैं आपको उसका प्रश्न दिखाती हूँ। यहाँ पर प्रश्न है कि नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं को आधार बनाते हुए आप 150 से 200 शब्दों में लेख लिखिए। अब लेख के लिए जो विषय दिया है, आज युवाओं में वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति अरुचि देखी जा रही है। सामाजिक नियमों को न मानना सामान्य सा हो गया है। ऐसे में प्रगतिशील समाज होने का दावा करना क्या प्रगति की सही दिशा होगी? और अब आपको इस विषय के साथ संकेत बिंदु दिए हैं: सांस्कृतिक परंपरा और बदलाव, सामाजिक नियमों की अवमानना, हानियां और सुझाव। बच्चों, इस तरह से जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप हमेशा ये बात याद रखेंगे कि आपके लेख में ये तीनों संकेत बिंदु शामिल होने चाहिए। यानी इन तीनों संकेत बिंदु का आप विस्तार करेंगे और उसे अपने लेख की विषय वस्तु बनाएंगे। शब्द सीमा आपको 150 से 200 दी गई है, इसलिए आप उसका भी ध्यान रखेंगे। आइए अब हम इस उदाहरण को देखते हैं, और आप देखिए, संकेत बिंदुओं को बराबर याद रखिए और देखिएगा कि जो लेख लिखा गया है उसमें ये तीनों संकेत बिंदु शामिल हैं। अच्छा, एक और बात, जब आपने प्रश्न पढ़ लिया तो आप अपने लेख को लिखते समय एक अच्छा सा शीर्षक जरूर दें, क्योंकि लेख में अगर शीर्षक नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि किस विषय पर आप लेख लिख रहे हैं। आप विषय यानी कि आप अपना प्रश्न पढ़ लीजिए, तो आप आसानी से एक अच्छा सा शीर्षक बना पाएंगे। मैंने यहाँ पर शीर्षक दिया है, कमजोर पड़ती सांस्कृतिक जड़ें। आज लगता है कि संयुक्त परिवार का विघटन शायद अनिवार्य हो गया है। हमारा समाज बदल रहा है और आजीविका के आधार भी बदल रहे हैं। साथ ही सोच का तरीका भी बदल गया है। माता पिता और गुरु के प्रति आदर और श्रद्धा न जाने कहाँ लुप्त हो गई है। आखिर माँ बाप और संतान का रिश्ता तो वैसा ही है जैसा शिष्य और आचार्य का संबंध। परंतु आज की पीढ़ी पूर्ववर्ती पीढ़ी की सोच को बेकार कहकर अपने से बड़ों का तिरस्कार करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती। यह संस्कृति की अवमानना का उदाहरण है। जो व्यक्ति माता पिता गुरु को बेकार कहकर अपने से बड़ों का अनादर करता है, यह तय है कि कल उसे भी आदर नहीं मिलेगा। सामाजिक धरातल पर देखें तो आज युवाओं में यह धारणा परिपक्व होती जा रही है कि विवाह माता पिता की अनुमति से हो, यह आवश्यक नहीं, परंतु सहज आकर्षण विवाह का कारण नहीं होना चाहिए। यदि सभी सामाजिक मर्यादाओं, नियमों, परंपराओं के अनुकूल व्यवहार करें और विचार रखें, तो शायद कई समस्याओं से बचा जा सकता है। बीते समय में माता पिता, गुरु का कठोर अनुशासन और पुत्र, पुत्री व छात्र में विनय का भाव दिखाई देता था, परंतु आज स्थिति विपरीत होती दिखाई दे रही है। वस्तुतः मर्यादा, विवेक, शालीनता, सम्यक शिष्टाचार के साथ एक संतुलित समीकरण बैठाना ही मर्यादित सामाजिक व्यवहार की पराकाष्ठा होगी। अन्यथा जिन पारंपरिक, सामाजिक, पारिवारिक मूल्यों का हम गर्व से उद्घोष करते रहे हैं, वे प्रदूषित होकर नष्ट हो जाएंगे। क्या सही है और क्या गलत, इसके बीच सीमा रेखा निश्चित करते हुए यह विचारणीय है कि हमारी प्रगति, समृद्धि और शिक्षा अपसंस्कृति का वाहन और माध्यम ना बने। यहाँ पर हमारा
लेख खत्म होता है और नीचे यहाँ ये लेखक का नाम लिखा हुआ है। आप भी ऐसे ही अपनी विषय वस्तु जहां पर समाप्त करते हैं वहां पर लेखक का नाम यानी कि अपना नाम लिखेंगे। अगर परीक्षा में आपको आपका नाम लिखने की अनुमति नहीं है तो आप यहाँ अ ब स लिख सकते हैं। अब बच्चों आपने ये देख के ये समझ लिया होगा कि किस तरह से निबंध और लेख आपस में फर्क है। कुछ बच्चों ने मुझे एक विषय दिया था और कहा था मैम मुझे इस पर एक लेख का उदाहरण दे दीजिए। मैंने आपके लिए वो भी तैयार करके रखा है, आपसे शेयर करती हूँ। बच्चों ने कहा था मुझे स्वास्थ्य की महत्ता बताते हुए 200 शब्दों में एक लेख का उदाहरण चाहिए। तो लीजिए बच्चों, आपके सामने हाजिर है ये संकेत बिंदु जो आपने मुझे भेजे थे। स्वास्थ्य का अर्थ, स्वास्थ्य के प्रकार और स्वस्थ रहने के उपाय और सुझाव। यहाँ प्रश्न को पढ़ने के बाद मैंने लेख को एक शीर्षक दिया है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन, और ये लेखक का नाम रेणु सक्सेना। यहाँ पर मैंने शीर्षक के बाद ही लेखक का नाम लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर जैसे मैंने पहली बार बताया था कि आपने अपना लेख खत्म करने के बाद लेखक का नाम लिखा है। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इन तीनों संकेत बिंदुओं को इस्तेमाल करके लेख लिखा है। WHO स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के मामले में पूर्ण कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है। इसका मतलब है कि आपके शरीर को जीवन की प्रत्येक अवस्था में ठीक से काम करना चाहिए। स्वास्थ्य के 2 प्रकार हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान, योग, सकारात्मक सोच आवश्यक है। यदि आप अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य रखते हैं तो आप खुद को कई बीमारियों जैसे दिल का दौरा, मोटापा, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल और बीपी के स्तर तथा अवसाद से बचा सकते हैं। आजकल कई लोग अपनी अस्वस्थ और व्यस्त जीवन शैली के कारण अवसाद और चिंता से पीड़ित हैं, जो अंततः उन्हें एक अयोग्य और आलसी व्यक्ति बनाता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और आनंदित जीवन भी जी सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है शारीरिक व्यायाम और ध्यान करना। यह निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। खत्म। शब्द सीमा के अंतर्गत हमारा लेख पूर्ण हो गया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों अब आप ये उदाहरण देखकर आसानी से समझ पाएंगे। और थोड़ा सा अच्छा, उदाहरण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा भोजन जो पौष्टिक तत्वों, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है, हमें स्वस्थ और मजबूत भी बनाता है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना भी आपको स्वस्थ और सक्रिय रखता है। यह सभी गतिविधियां आपके जीवन को स्वस्थ और सफल बनाने में योगदान कर सकती हैं। इसलिए माता-पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में शिक्षित करना शुरू कर देना चाहिए और जीवन में शारीरिक और मानसिक व्यायाम को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने अंत में एक अपनी तरफ से एक सुझाव देकर अपने लेख का अंत किया है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लेख लिखने में समर्थ हो पाएंगे, और अगर उसके बाद भी आपको कोई परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल है, आप मुझे अपनी समस्या लिख सकते हैं। एक और बात जो मैं बताना चाह रही थी, पिछले वीडियो में मैंने देखा कि जहां पर यश, अपयश, माता पिता इस तरह के शब्द आते हैं, वहां पर आप दोनों शब्दों के बीच में हाइफन का प्रयोग जरूर करेंगे, और यश अपयश यानी यश और अपयश के बीच में आप हाइफन का प्रयोग जरूर करेंगे। लाभ हानि दोनों के बीच में हाइफन का प्रयोग जरूर करेंगे। मैंने देखा कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से जो वीडियो में आपको टेक्स्ट दिया गया है उसमें ये गलती दिखाई दे रही है। आप बच्चे प्लीज इसे जरूर सुधार कर लीजिएगा और आप लिखने में ऐसी गलती
मत कीजिएगा। चलिए, मैं उन सभी बच्चों को जो मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनके मैं नाम पढ़ती हूँ। हर्ष, रितु, विद्या, मनु, मान्या, प्रिया, तान्या, हर्ष और आद्विका। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको आपकी परीक्षा में 100% अंक प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।